फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर नवंबर में जो आपके पेपर हुए उसे सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें हमने पार्ट ए और पार्ट बी पूरे तरीके से सॉल्व कर लिया था। पार्ट सी और पार्ट डी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, हमने देख लिए थे क्वेश्चंस तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया था। आज की क्लास में भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। लेकिन आज जो है मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो हमने अभी तक इस चैनल पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग क्लास शुरू करते हैं पार्ट सी से, जिसमें आपको शॉर्ट नोट में जो है आपको क्वेश्चन आंसर बताने होते हैं और 5 मार्क्स का ये आता है। और इसके अंदर जो है पहला जो क्वेश्चन था वो स्क्रीनिंग से रिलेटेड था। स्क्रीनिंग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना था, उसके बारे में लिखना था। तो इसके बारे में हम लोग पहली क्लास ले चुके हैं जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सेकंड जो क्वेश्चन है न्यूरोमस्कुलर का है, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर, और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आया था। तो न्यूरोमस्कुलर जो है एक डिसीज या डिसऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटी या डिसीज आती हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लोकोमोटर, ये सभी इसी के अंदर आती हैं। इसको इसके अंदर क्यों रखा जाता है कि न्यूरोमस्कुलर के अंदर उन डिसीज या डिसऑर्डर्स को रखा जाता है जिसमें मसल से रिलेटेड जहाँ प्रॉब्लम आती है या हमारे नर्व सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ब्रेन्स के अंदर जो ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर जो है हम न्यूरोमस्कुलर के अंदर रखते हैं। मेनली जो है हमारे नर्व सेल्स जो हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं इसमें, जिसकी वजह से ब्रेन और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वीकनेस आती है, मसल्स जो है वीक होनी शुरू हो जाती है। और ये जो है इंडिविजुअली पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बच्चे या पर्सन का जो है चलना, उठना, बैठना, जो डेली लाइफ स्किल्स होती हैं वो इफेक्ट करती है। साथ ही साथ पर्सन के जो इंटरनल्स पार्ट्स हैं, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि हेरिडिटी वाली है, ये हेरिडिटी भी हो सकती है और नॉन हेरिटेबल भी हो सकती है। इसके अलावा ये ऐसा कुछ नहीं है किसी पर्टिकुलर एज में हो सकती है, वो न्यूबॉर्न बेबी, चिल्ड्रंस या मेल्स, फीमेल्स, किसी में भी आप देखने को इसमें मिल सकती है। ये साथ ही ये प्रोग्रेसिव जो कंडीशन है यानी बढ़ती है टाइम के साथ, ऐसे नहीं है कि एक बार जो हो गई उसकी स्टेज यही रहेगी, माइल्ड है तो माइल्ड है। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके सिम्टम्स पूछे गए थे न्यूरोमस्कुलर के, तो उसमें जो है आपके न्यूरोमस्कुलर में मसल्स जो हैं वो आपकी वीक हो जाती हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं रहता है, बैलेंसिंग खराब होती है जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है, बैठने में प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीथ यानी सांस करने में, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, सेंसेशन में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स पेन होने शुरू हो जाते हैं, विजन ब्लर होती है। उसके बाद जो है आपका मसल में वीकनेस आने की वजह से पोस्चर एबिलिटी आपकी खराब होती है, आपको बैठने में जो आपका पोस्चर होना चाहिए वो सही नहीं होता, खाने के लिए जो आपको ईटिंग के लिए जो पोस्चर चाहिए वो सही नहीं होता है, तो पोस्चर एबिलिटी भी खराब होती है, बोलने में दिक्कत होती है, आपका बोलने में जो है जुबान लड़खड़ाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इनमें देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन अभी हमने देखा था, उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन जो है लर्निंग डिसेबिलिटी पे बेस्ड था, और फोर्थ क्वेश्चन जो है प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है स्पेशल एजुकेटर का रोल था, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था।
जो हम बात करते हैं। लेकिन कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है राइट डाउन एनी 2 रोल्स ऑफ स्पेशल एजुकेटर, सीधा आप रोल नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा उसका इंट्रो दीजिए कि स्पेशल एजुकेटर क्या है उसके बारे में बताइए, स्पेशल एजुकेशन क्या है उसके बारे में बताइए, या अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में बात करनी है वो पहले भी डिस्कस करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या है उसके बारे में बताते हुए हम उसके रोल बताएंगे स्पेशल एजुकेटर के। यहाँ पर जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या है, जितनी जल्दी से जल्दी किसी की प्रॉब्लम को यानी किसी बच्चे की कंडीशन को जैसे से हम जज करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, तो पहचान करने के बाद उसके ऊपर हम उसका हस्तक्षेप जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या उसका हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसी को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम कहा जाता है। जल्दी से जल्दी का मतलब है कि ये आपका 0 से 3 ईयर तक का जो बर्थ होता है उसमें अगर आइडेंटिफिकेशन कर ली जाती है बच्चे की प्रॉब्लम के, उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी तरीके की कंडीशन जो है अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उस पर जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दिया जाता है, प्रोग्राम बना के प्लानिंग करके उस पर वर्क किया जाता है, तो उसी को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर जो है बच्चे की कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, कॉग्निशन हो सकती है, कम्युनिकेशन या उसका सेल्फ जो है स्किल की प्रॉब्लम हो सकती है किसी तरीके से, और उसी पे ही हम लोग वर्क करना शुरू करते हैं। बच्चे के फिजिकल के उसका जो ग्रोथ है उसकी सही नहीं हो रही है, या उसका चलना फिरना उठना बैठना अगर डिले हो रहा है तो उस पर काम करते हैं। बच्चे की लर्निंग उसकी डिले रह रही है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो से डिले है, तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। चीज़ों को समझता नहीं है, वर्ड्स जो है एक जो 3 साल का बच्चा समझना शुरू कर देता है वो नहीं कर पाता है, तो दिक्कत होती है। लाइक 1.5-2 साल में बच्चे जो बहुत सारे वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, तो अगर बच्चा नहीं बोलता यानी डिले है उसका, तो उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ हेल्प स्किल में अगर बच्चा ईटिंग करने में दिक्कत हो रही है, उसे ईटेबल प्रॉब्लम हो रही है कि निगलना उसे अभी तक नहीं आ रहा है, उसे च्यू करना नहीं आ रहा है, तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो ऐसे ही आपका प्लेइंग स्किल, बच्चा आपको पता है पैदा होता है तो 15 से 20 दिन में वो खेलना शुरू करता है, हाथ पैर मारना शुरू करता है, धीरे 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 जो है आता है छोटे छोटे टॉयज पे या किसी की फिंगर्स से खेलना शुरू कर देता है, आपा ऊपर रख, तो खेलना उसका वो स्टार्टिंग से शुरू होता है। और अगर बच्चा नहीं खेलता है तो उसके ऊपर भी हम लोग वर्क करते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम जो है याद रखिए 0 to 3 एज के अंदर ही किया जाता है, उसी को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बोला जाता है। अब इसमें स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या है। आइडिया एक्ट जो है आया था उसके पार्ट सी के अंदर जो है बोला गया है कि इन बच्चों को जो भी रिस्क फैक्टर पे हैं, जो बच्चे भी रिस्क फैक्टर पे हैं, जरूरी नहीं पूरा के पूरा आइडेंटिफाई हो और जरूरी है वो आपका उसे मेंटल इलनेस पूरी तरीके से हो, या आपका जो है विजुअल इम्पेयरमेंट हो, या आपका एच आई यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, तभी उसका नहीं। अगर वो रिस्क पे भी आपको लग रहा है तो भी हम उस पे काम करते हैं। तो किसी तरीके का भी जो रिस्क है 0 to 3 ईयर तक का है तो उसे अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। और IFSP जो प्लान है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान बनाना जो है एक टीचर की ड्यूटी है। उसके में उसके बच्चे के लिए गोल सेलेक्ट करना, उसका असेसमेंट करना, वो सब जो है किसका काम है, एक स्पेशल एजुकेटर का काम है। इसमें IFSP प्लान जो है ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा स्पेशल एजुकेटर जो है खुद बना लेगा। जहाँ पे जिस टीम मेंबर की ज़रूरत है उसको इन्वॉल्व करना भी एक टीचर की ड्यूटी है, और उनसे पूरी गाइडेंस लेना, असेसमेंट करवाना, जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसकी बच्चे की वो करवा के उसे एक प्लानिंग करना एक स्पेशल एजुकेटर का रोल है। उसके बाद यहाँ पे उसका काम खत्म नहीं हो जाता है। स्पेशल एजुकेटर का पूरा रोल रहता है कि प्लानिंग बना के फैमिली वालों को देते हैं, उसके सुपरविजन में ये काम होता है पूरा। जहाँ भी फैमिली वालों को प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो पूरी गाइडेंस जो है स्पेशल एजुकेटर देता है। और पूरा जो आपका स्पेशल एजुकेटर का जो IFSP प्लान में ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, गोल चूज करना, उसके बाद प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, ये पूरा का पूरा जो रोल होता है एक स्पेशल एजुकेटर का होता है।
नेक्स्ट जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहला आया था सेरेब्रल पाल्सी का। उसके आपको सेरेब्रल पाल्सी के जो है बताना था सेरेब्रल पाल्सी क्या है, उसकी डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉज के बारे में बताना था। यहाँ पर जो सेरेब्रल पाल्सी की बात हम करते हैं, एक ग्रुप है जिसमें आपका मूवमेंट डिसऑर्डर के नाम से उसे जाना जाता है, और ये ब्रेन के पार्ट्स के खराब होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। इसमें जहाँ जहाँ ब्रेन जो है पार्ट खराब होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है उसके नजर आती हैं, प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। यहाँ पर जो है इसको आप सिम्टम्स हमें बताने थे। सिम्टम्स आपको एक चीज आप कर सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अभी जैसे मैंने आपको बोला क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है इसका, तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा बता सकते हैं। क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन नहीं पूछा गया था तो मैंने इसलिए सिम्टम्स जो है डायरेक्ट ही डाल दिए हैं। इसके अंदर जो है मसल्स के बहुत ज़्यादा कई बार स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, कई बार आपका लूज मसल्स रहती हैं बच्चे की। इसके अलावा जो है बैलेंस कोऑर्डिनेशन जो है बच्चे का नहीं बनता है, स्लाइवा बाहर बैठता है, पोस्चर एबिलिटी सही नहीं होती है, राइटिंग मूवमेंट लिखने में दिक्कत होती है, नेक होल्डिंग में जो है बच्चे के दिक्कत रहती है, मोबिलिटी जो है बच्चे की डाउन होती है, फाइन मोटर जो है वो नहीं होती है, ग्रिपिंग बच्चे की सही नहीं होती है, किसी भी चीज को पकड़ने में उसको दिक्कत होती है, मसल टोन जो है वो उसका सही नहीं होता है। तो इस तरीके की जो है प्रॉब्लम देखने को बच्चे को मिलती है। साथ में ईटिंग में भी आपको दिक्कत होती है, कई बच्चे होते हैं निगलने में, उनको स्वेल करने में, अंदर निकलने में दिक्कत होती है, पानी ढंग से नहीं, ड्रिंकिंग करने में दिक्कत होती है, ड्रिंक जो है सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, खाना खिलाते वक्त जो है साइडों पे गिराते हैं। तो इस तरीके की आपको देखने को दिक्कत मिलती है इन बच्चों में। जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चों में दिक्कत मिलती है मसल टोन वाली, अभी हमने देखी। उसके बाद स्पीच एंड ईटिंग में जो है दिक्कत हो सकती है, उसका मैंने अलग से कॉलम बना दिया। डेवलपमेंट में क्या क्या डिले हो सकता है वो अलग सिम्टम्स बना दिए हैं। अदर प्रॉब्लम्स जो हो सकती है उसका अलग। तो आप किसी तरीके से भी सिम्टम्स को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे तो वो अच्छा लगता है पेपर में, सामने वाले को देखने में डिफरेंट होता है औरों से पेपर, तो ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है कॉज। कॉज जो है हम लोग अगर बात करते हैं कॉजेस की, तो कॉजेस के अंदर एक चीज याद रखिए कि प्री नेटल पोस्ट नेटल जो है हर कोई लिखता है, प्री नेटल नेटल पोस्ट नेटल, तो डिफरेंट क्या है, वो डिसेबिलिटी के हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग अगर स्पेसिफिक किसी डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हर डिसेबिलिटी में डिफरेंट होता है। तो सीपी में क्या डिफरेंट है, सीपी में बहुत सारी जो चीजें होती हैं मेनली ब्रेन से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला ब्रेन के पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो एमिगडाला की वजह से जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप उसका आप लिख सकते हैं। सेरेब्रम जो होता है पार्ट होता है उसकी वजह से दिक्कत होती है। स्ट्रोक आने की वजह से बहुत ज्यादा देखने को दिक्कत मिलती है। इसके अलावा ब्लड जो है अगर ब्रेन में कहीं स्ट्रोक हो जाता है, कहीं पे उसका कलेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। या बच्चा जो है लेट क्राई करता है उसकी वजह से देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम जो ऐसी हैं जो सीपी ज्यादा देखने को उससे मिलती है। तो आपको वो चीजों को अलग करना चाहिए। हर डिसेबिलिटी का डिफरेंट होता है, तो उससे पहले जब आपसे स्पेसिफिक किसी डिसेबिलिटी का पूछा जाता है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। हर बार आप प्री नेटल देन पोस्ट नेटल और नेटल लिखेंगे तो डिफरेंट क्या, VIHI में डिफरेंट क्या। तो इसलिए जो है पहले जब हम कोजों की बात करते हैं, अगर आपने वैसे भी लिखने हैं तो वो भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में भी आप जो है मैं लिंक दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो है कॉजेज डिफरेंट तरीके से किए हैं ताकि सामने वाले को पता लगे कि ये जो है सामने वाले को पता लगे कि हाँ मैं सीबी के बारे में जानती हूँ, उसके बारे में मुझे पता है। तो इसलिए कॉज जो है हम लोगों ने इस तरीके से सामने रखे हैं कि मेंटली इन्फेक्शन जो है, आपका स्ट्रोक जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, ब्रेन में किसी तरीके की ब्लीडिंग हो जाती है तो होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है तो होता है। उसके बाद जो मेंटल हेल्थ है कंडीशन है उसकी वजह से भी सीपी देखने को मिलता है।
ये कुछ इन्फेक्शंस है जिसकी वजह से बच्चों में जो है सीपी ज़्यादा देखने को मिलता है। अधिकतर जो है सीपी 5 साल से पहले पहले हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई जो है लेट केस मिले, अदरवाइज जो है 5 साल तक जो है केसेस देखने को मिल जाते हैं, उससे पहले ही हो जाता है। उसके बाद जो है सीपी होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसमें जो है इन्फेक्शन आपका रूबेला, हार्पिस, आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जीका वायरस इन्फेक्शन, आपका फ्लू, इस तरीके के आपके जो है बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, जिसकी वजह से सीपी होने के चांसेस या रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या है आपका। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या है, तो पहले सबसे पहले मैंने वही बताया है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्दी किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर्स को 0 to 3 ईयर के अंदर आइडेंटिफाई करना जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। और उस जब हमने कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसके को उसकी सिवियरिटी को कम करने के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो उसी को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसके 2 मॉडल होते हैं, बेसिकली 3 मॉडल हैं आपके, होम बेस्ड मॉडल, सेंटर बेस्ड मॉडल और मिक्स्ड मॉडल, जिसके अंदर होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड दोनों आते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपका 2 ही है, होम बेस्ड मॉडल और सेंटर बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सबसे पहला है हमारा होम बेस्ड मॉडल। होम बेस्ड मॉडल कौन सा मॉडल होता है, जिसमें पेरेंट्स को बच्चे को थेरेपी करवाने या स्पेशल एजुकेशन के लिए बाहर नहीं लेकर जाना पड़ता, घर पर ही आपका थेरेपिस्ट या कोई भी जो है स्पेशल एजुकेटर जो है घर पे आके उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम चलता है। वहाँ पर जो चलने वाला है उसको घर पे चलने वाला इंटरवेंशन प्रोग्राम को होम बेस्ड मॉडल के नाम से जाना जाता है। वहीं पे उस बच्चे को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होम बेस्ड मॉडल के जो है बेनिफिट ये है कि आपका जो पेरेंट्स हैं उनको कहीं अप डाउन नहीं करना पड़ता, ट्रैवलिंग के लिए नहीं जाना पड़ता, जिससे पेरेंट्स का जो डेली लाइफ रूटीन है वो खराब नहीं होता है। इसके अलावा बच्चे को जो है होम इन्वायरमेंट मिलता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में रहता है तो सेफ फील करता है, जल्दी फैमिलियर्स होता है। इसके अलावा जो है जो टाइमिंग शेड्यूल बहुत जो जिसकी वजह से जो है पेरेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और कई बार नहीं लेकर जा पाते हैं सेंटर्स पे और छोड़ देते हैं थेरेपी करवाना, तो जिसकी वजह से जो है होम बेस्ड मॉडल बहुत ज़्यादा प्रचलित है या आप क्या फेमस है या पेरेंट्स के अंदर कह सकते हैं। इसके अंदर फैमिली पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है और जो ट्रस्ट होता है एक थेरेपिस्ट का और पेरेंट्स का एक दूसरे के ऊपर बना रहता है। एक टीम की तरह पूरी तरीके से फैमिली और जो थेरेपिस्ट है काम करते हैं। असेसमेंट करते वक्त जो है पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें पेरेंट्स का पूरी तरीके से सपोर्ट रहता है। बहुत सारी चीज़ें जब हम असेस करते हैं तो उस टाइम पे बच्चा नहीं कर पाता है, या टाइम ड्यूरेशन की वजह से जो है हर चीज़ को असेस करना पॉसिबल नहीं होता है, या कई बार कुछ टाइमिंग का भी रहता है। टाइमिंग का मतलब इन द सेंस कि आफ्टरनून में आप आए हैं तो आपने बच्चे की सेल्फ हेल्प स्किल देखनी है कि वो बाथिंग सही कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो आप वो कैसे जज करेंगे। तो फैमिली मेंबर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है असेसमेंट में, जिसकी वजह से जब होम बेस्ड करते हैं तो वो जो रोल पूरा अच्छे से प्ले करते हैं। इसके अलावा जब प्लानिंग की जाती है बच्चे के लिए या उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो किस तरीके से एक थेरेपिस्ट जो है बच्चे को थेरेपी जो बच्चे को पढ़ा रहा है, तो बच्चा फैमिली मेंबर जो है उसे देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी तरीके से वो लोग भी उसको कराते हैं। गोल सिलेक्ट करने में जो है फैमिली मेंबर बहुत सपोर्ट करते हैं। किस तरीके की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती हैं, क्या सर्विसेज जो है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वो बताते हैं। तो पूरी तरीके से असेसमेंट में, प्लानिंग करने में, इम्प्लीमेंटेशन में उनका पूरी तरीके से रोल रहता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेंटर बेस्ड प्रोग्राम पे। सेंटर बेस्ड प्रोग्राम पर जो है क्या होता है कि पेरेंट जो है बच्चे को सेंटर पे लेकर जाते हैं तो वहाँ पे थेरेपिस्ट जो है थेरेपी देते हैं। ये जो सेंटर बेस्ड मॉडल है
वो थेरेपिस्ट जो है ज़्यादा चाहते हैं। रीज़न ये है क्योंकि घर पे जब होम बेस्ड मॉडल करते हैं बहुत सारी बाउंडेशन लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते हैं। सेकंड चीज, ये बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं सेंटर्स पे जिसे घर पे लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इसलिए थेरेपिस्ट जो है सेंटर बेस्ड मॉडल को प्रेफर करते हैं। और बहुत तरीके के जो थेरेपिस्ट होते हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर्स हो गए, ऑडियोलॉजिस्ट हो गए, सोशल वर्कर, स्पेशल एजुकेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सभी जो है एक टीम बन के जो है काम करते हैं। इसके अंदर भी टीम बन के जो काम करने, 3 तरीके की डिफरेंट जो है टीम्स आती है जिस तरीके से काम किया जाता है। फर्स्ट है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में जो सभी थेरेपिस्ट हैं बच्चे को मिलते हैं, अलग से असेस करते हैं, अलग से वो इंटरवेंशन करते हैं। सेकंड, इंटरडिसिप्लिनरी टीम के अंदर जो है एक टीम बनती है, एक्सपर्ट्स की टीम बनती है और बच्चे को असेस करती है, एक साथ असेस करती है और उसके बाद उस पर इंटरवेंशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो है आपका ट्रांसडिसिप्लिनरी टीम। इसके अंदर जो है ऑल जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और एक टीम मेंबर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और प्लानिंग करता है और फैमिली वाइज जो चाइल्ड है उस पर काम करता है। और जब भी जरूरत पड़ती है वो फिर से अपने एक्सपर्ट्स से डिस्कस करता है, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात करता है, डिफरेंट थेरेपी से बात करता है। यहाँ पर जो है आपका सेंटर बेस खत्म है। हाँ, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों के अलग अलग। लेकिन जब तक आपसे इसके बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में पूछा नहीं जाए तब तक आपको डिसएडवांटेज नहीं बताने हैं किसी के। तो इसलिए इस चीजों का ध्यान रखिए। और आज के लिए यहाँ पे क्लास खत्म होती है। आज की क्लास ये कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक बार फिर से नई वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।